अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि लाहौर शहर में रहने वाला एक नौजवान जो अपने माली हालात बेहतर करने के लिए बच्चों के रोटी रोज़ी को बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखता है। बैरून मुल्क जाने के लिए वो कुछ रकम जो है एक बैरून मुल्क भेजने वाले एजेंट को दे देता है। रकम तो उसको वापस नहीं मिलती और ना ही बैरून मुल्क जाने का उसे वीज़ा मिलता है, लेकिन उसको इसके बदले में क्या मिलती है वो है मौत। और मौत भी इतनी खौफनाक कि आप उसकी डेड बॉडी की हालत देखें तो कई दिन तक उसकी डेड बॉडी चकवाल के इलाके में एक वीराने में पड़ी रहती है। गोली मारकर उसको कत्ल किया जाता है। उसके 4 बच्चे हैं जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखता है। इस पूरे मामले में क्या होता है, इस कहानी में कहाँ कहाँ क्या क्या ट्विस्ट आता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले इसकी कहानी का खुलासा आपके सामने थोड़ा सा रख देते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बैरून मुल्क जाने के लिए जो लीगल वे है उसको इस्तेमाल कम कर पाते हैं। बहुत सारी उसकी वजूहात होती हैं। या तो डंकी के ज़रिए बैरून मुल्क जाया जाता है और अक्सर लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन ये एक अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है कि एक साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान बाइकिया बनकर लाहौर में अपनी रोटी रोज़ी कमाता है और उसको एक फ़ेसबुक के ज़रिए ताल्लुक़ बनता है एक शख्स के साथ जो उसको कहता है कि वो उसको बैरून मुल्क ले जाएगा और उसको वो 2 लाख रुपए की रकम भी अदा कर देता है। ना सिर्फ वो 2 लाख रुपए की रकम अदा करता है बल्कि उस शख्स को वो अपने दोस्तों के ज़रिए पैसे भी अदा कर देता है, कुछ दोस्तों से लेकर के ये भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। 13 से 14 लाख रुपए की रकम जो है वो अपने दोस्तों से लेकर भी उस एजेंट को उसके हवाले कर देता है। फिर वो रकम का मुतालबा करता है, ना तो उसको वो रकम मिलती है वापस और ना ही बैरून मुल्क जाने के लिए उसको वीज़ा फराहम किया जाता है। फिर वो रकम लेने के लिए उस एजेंट के साथ चकवाल शहर में जाता है। जब वो चकवाल शहर में जाता है तो वो एजेंट जो है बदनीयत हो जाता है क्योंकि वो ना तो उसको वीज़ा फराहम कर पाता है, ना ही उसके पास कोई वीज़ा देने के या उसका काम करवाने के कोई सबूत होते हैं और जो पैसे उसने उससे लिए होते हैं वो भी वापस करने की उसमें सकत नहीं होती, उसके पास वो रकम नहीं होती। फिर ऐसा होता है कि वो इसको एक वीराने में लेके जाता है कि जिस शख्स को उसने पैसे अदा किए हैं, जिसने उसको वीज़ा लेकर देना है, उस शख्स से वो उसकी डायरेक्ट मुलाकात करवा देता है। ये दोनों अफराद उस तरफ जाते हैं, वो मकतूल जो है वो भी साथ जाता है। तो फिर मौका देखकर मुलजिम उसको गोली मार के कत्ल कर देता है और उसकी डेड बॉडी को उस वीराने में ही फेंक देता है। कई रोज़ तक उसकी डेड बॉडी उसी वीराने में पड़ी रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ से गुज़रने वाला एक शख्स देखता है कि एक लाश वहाँ पर मौजूद है। फिर मुतलका पुलिस को जब इतला दी जाती है और मुतलका पुलिस अपनी छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि ये कत्ल होने वाला शख्स लाहौर का रहने वाला है और इसकी FIR लाहौर के पुलिस स्टेशन थाना इकबाल टाउन में दर्ज है, जो अगवा की FIR दर्ज होती है। फिर पुलिस इसके मुलजिम को पकड़ने के लिए कोशिश करती है और ऐसा होता है कि फिर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, लाश को लवाकिन के हवाले किया जाता है। 4 बच्चों का बाप जो है अपने आबाई शहर साहिवाल में सुपुर्द खाक कर दिया जाता है और फिर पुलिस उस मुलजिम के पीछे चढ़ती है, उस मुलजिम की तलाश शुरू करती है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो मुलजिम जिसने पैसे लिए होते हैं, उस पैसे लेने की बात
उस मकतूल के घर वालों को, बीवी को, भाई को पता ही नहीं होती, क्योंकि कई मर्तबा वो बैरून मुल्क जाने के लिए कई लोगों को पैसे दे चुका होता है और उसके साथ कई दफ़ा फ्रॉड होता है, धोखा होता है। फिर वो घर वालों से छुप कर इस एजेंट को वो रकम देता था, जिसकी वजह से उसको घर वालों को भी नहीं पता कि 2 लाख रुपया उसने किससे लेकर दिया और किसको दिया, दोस्तों से उसने रकम लेकर दी, किसको दी और क्यों दी, ये भी मालूम नहीं होता है। इसमें इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है बड़ी जहानत के साथ, बड़े जो मोबाइल डाटा है और मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड है उसके ज़रिए उस एजेंट तक पहुंच जाती है और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर वो कातिल तमाम इंकशाफात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में करता है कि उसने क्यों कत्ल किया, उसने चकवाल में उसको क्यों लेकर गया, उसने उसको चकवाल में क्यों बुलवाया और अपने घर में एक रात क्यों रखा। ये सारी तफसील फिर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया होती है। वो भाई जो अपने छोटे भाई को बेटा बन के, बेटा समझ के पालता है, इस दुख में, इस कर्ब में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होता है। उसका इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे, उसकी बातें करता हुआ, उसका दुख बताता हुआ, वो किस तरह से अश्कबार होता है, ये भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की, पुलिस उस मुलजिम तक कैसे पहुंचती है, और पुलिस भी ये साबित करती है कि इंतहाई शरीफ, इंतहाई ईमानदार और पढ़ा लिखा नौजवान सिर्फ बैरून मुल्क जाना चाहता है और बैरून मुल्क जाकर अपना बेहतर रोज़गार सामने रख कर, बेहतर मुस्तकबिल सामने रख कर इसलिए पैसे देता है कि वो किसी तरह से बैरून मुल्क चला जाए और अपने बीवी, अपने बच्चों का बेहतर तरीके से मुस्तकबिल संवार सके। इस प्रोग्राम में हम आपको और भी तफसील और किस तरह से वो कत्ल होता है, किस तरह से उसकी डेड बॉडी वहाँ से मिलती है, पुलिस की ज़ुबानी भी और मुकदमा मुद्दई की ज़ुबानी भी आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से हमने आपको बताया कि 32 साला एक नौजवान जो है वो बैरून मुल्क जाना चाहता है और बैरून मुल्क जाने के लिए वो कुछ रकम एक शख्स को देता है और बार बार इस बात पे इसरार किया जाता है उस मकतूल नौजवान की जानिब से कि वो उसको कब बाहर भिजवाएगा। लेकिन जो बाहर भिजवाने वाला शख्स था वो उसके दोस्तों से भी लाखों रुपए की रकम मज़ीद हासिल कर लेता है, लेकिन ना तो बाहर जाने का कोई उसका जो है वीज़ा उसको फ्राहम करता है और ना ही उसके पैसे अदा करता है। थाना इकबाल टाउन में एक नौजवान के अगवा होने की FIR दर्ज की जाती है। जब उसको पुलिस तलाश करती है, उस मकतूल का कहीं पता नहीं चलता, तो कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो चकवाल से मिलती है। चकवाल के एक वीरान इलाके में उसकी डेड बॉडी होती है। फिर पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के ज़रिए पता चलता है कि इस नौजवान को किस तरह से कत्ल किया गया है, फायर मार के उसको कत्ल किया गया है। साहिवाल से इस नौजवान का ताल्लुक़ है, लेकिन रोज़ी की खातिर, रोटी रोज़ी कमाने के लिए अपने बच्चों की वो लाहौर में क़याम पज़ीर होता है। एक भाई है जो इस मुकदमे का मुद्दई भी है। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, कैसे उसको कत्ल किया जाता है, ये मकतूल के भाई और मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है और कुछ बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ? गुलाम हुसैन का मैं बड़ा भाई हूँ। गुलाम हुसैन आपसे छोटा था? जी, गुलाम हुसैन मुझसे छोटा है। अच्छा, क्या आप क्या करते हैं? जी, मैं जिम ट्रेनर हूँ यहाँ पे लाहौर में। अच्छा, और भाई क्या करता था लाहौर में? भाई जो सा था वो बाइकिया चलाता था। बाइकिया पढ़ा लिखा था? पढ़ा लिखा था। अच्छा, और बाइकिया के दौर पे वो यहाँ पे रोजगार के लिए, ठीक है। उसने तो आपका ताल्लुक कौन से शहर से है? हम बेसिक साहिवाल के गांव 112 9L से हैं। ठीक है, और लाहौर में दोनों भाई आप रहते थे? दोनों भाई हम रहते थे। फिर क्या हुआ, कुछ इसके बारे में बताएं। ये भाई हमारा जो यहाँ पे बाइकिया चलाता था, तो ज़ाहिर है कि ये ना मतलब यहाँ पे रहता था मून मार्केट इकबाल टाउन। ठीक है। तो मैं रहता था गालिब मार्केट, क्योंकि मेरा काम वहाँ पे था।
तो मुझे ना 2 दिन बाद ना मैं इसको रात को कॉल करता हूँ, नंबर नहीं लग रहा है इसका। तो मैं काम में लग जाता हूँ, मैंने कहा कहीं काम पे होगा, मोबाइल बंद होगा या चार्जिंग नहीं होगा। तो फिर मैं घर से कॉल आती, कहती घर से मुझे पूछते हैं कि गुलाम हुसैन का नंबर नहीं मिल रहा, तो वो किधर है, उससे कोई रब्ता हुआ है? मैंने कहा नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ। अभी ये सारा दिन गुजर जाता है। शाम को फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं कि गुलाम हुसैन का कोई पता घर आ गया है? मैंने पूछा गाँव आ गया है? तो कहते कि नहीं, वो गांव तो नहीं आया। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं आया। तो यहाँ पे रहता था मून मार्केट में, यहाँ से पता करवाया तो पता चला जी यहाँ भी नहीं है। मज़ीद हमारे जो दोस्त रिश्तेदार थे यहाँ पे जानने वाले, उनसे इंफॉर्मेशन ली तो पता चला जी वो किसी के पास नहीं गया। ठीक है, नंबर उसके बंद हैं। तो हमने अपनी कोशिश की। इस दौरान हमें जो है ना कोई 2 दिन गुजर जाते हैं। ठीक है। तो फिर हम जब हमें नहीं पता चलता तो हम थाना इकबाल टाउन आते हैं, उसके मतलब गुमशुदगी की ना इतला देने के हमारा मिस पर्सन बंदा हमारा नहीं मिल रहा, भाई मेरा नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम FIR देते हैं, तो FIR दे के चले जाते हैं। ठीक है। अगले दिन ना शाम को मुझे यहाँ से मुर्जा असलम साहब की कॉल आती है, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। कि गुलाम रसूल भाई आप किधर है? मैंने कहा मैं इधर काम पे हूँ। कहते कि आप थाने आओ। मैं थाने आता हूँ तो मुझे बिठा के कहते हैं कि आपने ये FIR दी थी गुलाम हुसैन के नाम से? मैंने कहा जी मैंने दी थी। कहते हैं आपका भाई जो है ना वो हमें इतला मिली कि वो डेड हो गया, उसका कत्ल कर दिया गया है बड़ी बेदर्दी से। तो मैंने कहा जी कहाँ पे? वो कहते हैं जी चकवाल के एरिया से बॉडी मिली है उनकी। तो मुझे तो वो यकीन ही नहीं होता, एक शौक होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो चकवाल जाते ही नहीं, चकवाल कोई हमारा आना जाना ही नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे हो गया? यार बहरहाल वो हमें ID कार्ड की जो कॉपी होती है, जो उसकी बॉडी की तस्वीरें, उससे हम लगता है कि ये हमारा भाई है जिसकी ये बॉडी है। तो हमारे साथ मुतलका ये इकबाल टाउन थाने की पुलिस यहाँ से जाती है हमारे साथ, लाहौर से। हम जाते हैं वहाँ पे जाके चकवाल DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ पे सर्द खाने में ना हमें बॉडी दिखाई जाती है। बॉडी की हालत कैसी? बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है, शिनाख्त के काबिल नहीं होती। तो ज़ाहिर है कि मेरा तो वो भाई था, तो मैं उसको देखता हूँ, मतलब पीछे से आगे से सारा डॉक्यूमेंट के लिहाज से तो वही था। लेकिन जब मैं उसको मतलब उल्टा करके देखता हूँ, कुछ बचपन में हम इकट्ठे सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे हैं, तो मुझे तो पता था कि भाई के क्या है, उसकी हाथ के ना राइट हैंड पे ना ये उंगली उसकी कटी हुई थी और थोड़ी आगे निकली हुई थी। बचपन में हम खेल रहे थे तो वो कट गई थी। जब मैं उसका हाथ उठा के देखता हूँ ना तो वो बिल्कुल वही। तो मतलब कंफर्म हो जाता है कि ये गुलाम हुसैन ही है। तो फिर हम वहाँ से ना बॉडी रिसीव करते हैं, बॉडी रिसीव करके ले आते हैं। यहाँ पे आके ना हम आ जाते हैं कि अपना हॉस्पिटल में उनका, ज़ाहिर है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी होती है, तो उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि गुलाम हुसैन के सर में गोली मारी गई है। ठीक है। यहाँ तक हमें कुछ नहीं पता इसका क्यों कत्ल हुआ है, किसने किया है, चकवाल कैसे चला गया, कौन ले गया इसको, हमें कुछ पता नहीं। हम बॉडी को लेके जब पोस्टमार्टम के बाद हम तदफीन के लिए लेके अपने आबाई इलाका चले जाते हैं, साहिवाल चले जाते हैं अपने गांव में। तो हमें 1 वीक वहाँ पे लग जाता है तदफीन, 1 हफ्ता वहाँ पे लग जाता है। हम 1 हफ्ता उनकी तदफीन होती है, फिर घर में ही रहते हैं। हफ्ते के बाद जब हम वापस आते हैं ना तो मैं आता हूँ इधर पुलिस स्टेशन लाहौर इकबाल टाउन। मेरी मुर्जा असलम साहब से मुलाकात होती। वो कहते हैं कि बेटा हमने ना अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, तो हमें चकवाल हम जाएंगे। ठीक है। जब आप तदफीन करते हैं तब आपको ये पता चल जाता है कि मरने की वजह क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, मरने की वजह तो हमें हॉस्पिटल ही पता चल जाती है, गोली लगी है। ठीक। फिर आप लाहौर जब आते हैं, मुर्तज़ा साहब से आपकी बात होती है, फिर क्या होता है? फिर मुर्तज़ा साहब कहते हैं जी हमें चकवाल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये मर्डर चकवाल में हुआ है, तो चकवाल जाना पड़ेगा। हमने कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ लोग ट्रेस किए हैं, तो हम अरेस्ट करते हैं। तो यहाँ से मुर्तज़ा साहब और साथ में मुर्तज़ा साहब की टीम होती है, साथ में मैं भी जाता हूँ।
चकवाल पहुंचते हैं। चकवाल पहुंचकर मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ से निकलते हैं ना, तो ये हमें रात हो जाती है यहाँ से निकलते ही। वहाँ पे हम पहुंचते हैं कोई 3-4 बजे ना सुबह। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब हमें मुतलका थाना जाते हैं, जो थाना वहाँ का जिस एरिया से वो डेड बॉडी मिलती है, उन लोगों से जाके मुलाकात होती है, उनसे पूछते हैं। वो कहते हैं जी कि ये हमें बॉडी मिली है यहाँ से कोई 30 से 35 किलोमीटर दूर कोई एरिया है, जंगलात है, कोई डैम का किनारा है, वहाँ से वीरान इलाका है। वीरान इलाका है, जंगल है। तो अब मुझे नहीं पता होता कि मतलब ये कौन सी जगह है, ये क्या है, ये क्या मामला है। एक बंदे को अरेस्ट करते हैं वहाँ से, ज़ीशान नामी। ज़ीशान नामी बंदे को अरेस्ट करते हैं। तो जब उसे तफ्तीश करते हैं ना, तो वो कहता है जी मेरे पास आया था, पहले आया था, चला गया था, मुझे नहीं पता, ये वो इस तरह की बातें करता है, इस तरह की वो ना बातें करता है। तो मतलब वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। ठीक है। ठीक है। शहबाज को? नहीं, ये इसका नाम ज़ीशान है। ज़ीशान को, ठीक है। ज़ीशान को इसको अरेस्ट कर लेती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो बंदे होते हैं उनकी तलाश में निकलते हैं, जिनसे मतलब वो जो राब्ते में होते हैं, जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, उनसे पूछगछ की जाती है। तो उनमें ऐसा कोई बंदा नहीं होता। ठीक है। फिर आप सिर्फ ज़ीशान को पुलिस लेके तो लाहौर आ जाती है। ठीक है। जब इससे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये इकबाल जुर्म कर लेता है, ये मान लेता है कि ग़ुलाम हुसैन को मैं ही लेकर गया था यहाँ से। अब वो जब यहाँ से लेकर जाता है ना, जिस दिन वो लेकर जाता है मून मार्केट इकबाल टाउन से, तो इनको जाते हुए मेरा बहनोई देख लेता है, क्योंकि मेरा बहनोई भी यहीं पे था जहाँ पे ग़ुलाम हुसैन जहाँ पे रहता था। ठीक है। मेरे बहनोई का नाम मकसूद अहमद है। वो इनको देखता है सुबह मॉर्निंग में। तो अभी कुछ ही देर बाद ना हमारा एक और कज़न है, वो यहाँ पे आता है इनसे मिलने, ग़ुलाम हुसैन से। तो उसकी भी वो भी देख लेता है इनको। ठीक है। वो लेके जा रहा है इसको। तो ये बंदा जो है ना, इसको यहाँ से ले जाता है। अब जब इससे वजह पूछी गई कि ये बंदा जो सा ज़ीशान है, इसने कत्ल क्यों किया, ये ग़ुलाम हुसैन को क्यों मारा इतनी बेरहमी से, जंगल में ले जा के क्यों कत्ल क्यों किया, वजह क्या है। वो कहता है जी कि मैंने इसको कोई ना वीज़े सेल किए थे आपके भाई को। एक वीज़ा वो था कि जिस पे इसने खुद जाना था, और कुछ वीज़े इसने अपने दोस्तों को लेकर दिए थे। ठीक है। तो ग़ुलाम हुसैन ने जब कहा कि मुझे इनकी वेरिफिकेशन करवा के दो, ये वीज़े ओरिजिनल हैं, तो ये बंदा कहता है जी मैंने वेरिफिकेशन नहीं करवा के दी, मेरे वीज़े ठीक नहीं थे, तो मैंने इसको ना कत्ल कर दिया। अच्छा। कत्ल कर दिया। तो उन्होंने पूछा कत्ल के क्यों किया, वजह। कहता जी मेरे पास तो एक तो मेरे वीज़े 2 नंबर थे, दूसरा ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसको वापस देने को। कितने पैसे लिए? ये ज़ीशान बताता है कि मुझे 2 लाख रुपये 2 लाख दिया है, लेकिन मुझे जो कन्फर्म हुआ है अपनी घर वालों से या बाकी चीज़ों से, 2 लाख रुपये इसने दिए हैं उसको, कोई मोबाइल से इजी पैसा किया हुआ है, कुछ बाई हैंड दिए हुए हैं। ठीक है। कोई 3 लाख के करीब बोलते हैं, मतलब 2 लाख या 3 लाख है जो इसको किया हुआ है। बाकी जो लोगों के दोस्तों के थे वो अलग होंगे पैसे? वो अलग से पैसे हैं। तकरीबन कितनी रकम बन जाती है वो? अगर ये ज़ीशान के मुताबिक कोई 16,80,000 है। 16,80,000। ठीक है। अच्छा, तो ये फिर इसके बाद जो ये रकम थी उसका ज़ाहिर है वो मुतालबा करता होगा, तो फिर वहाँ पे ये कैसे जाता है भाई आपका ज़ीशान के पास? ज़ीशान के पास ये इस तरह से जाता है कि ज़ीशान आता है यहाँ पे। ठीक है। इसे कहता है कि मुझे बाकी की पेमेंट करो। वो कहता है मुझे वेरीफाई दो, मुझे ये वीज़े दो, तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। कहता है चलो जी मेरे साथ चलो। इस गरज से चकवाल चला जाता है इसके साथ। अब ये जो मुलज़िम है ना ज़ीशान, ये कहता है कि मैं इसको यहाँ से ले जाता हूँ चकवाल में। ठीक है। घर में अपने घर इसको रात ठहराता हूँ, और मेरा प्लान होता है कि मैं इसको ना कत्ल कर दूँगा। कहता मुझे कोई ना वो चांसेस नहीं मिल रहे। ठीक है। तो फिर कहता है कि मैंने एक प्लान किया कि मैं इसको ना गांव से, शहर से बाहर ले जाता हूँ किसी जंगल एरिया में, गांव से दूर वीराने में, तो वहाँ पे जाके कत्ल करूँगा।
अब ये बताता है कि इसके वहाँ से जब निकलते हैं ना, तो ये एक शॉपर होता है इसके पास, हैंड बैग, उसमें कपड़े रखे होते हैं इसने, और साथ में पिस्टल छुपाया होता है उसमें, जो कि इसने अपने हाथ में पकड़ा होता है। गुलाम हुसैन को साथ लेके चला जाता है। ये कहता है जी कि हम रिक्शे पे बैठ कर गए हैं, कोई एरिया है बाहर, कोई लखवाल डैम, उस जगह पे, तो आगे वो रास्ता ख़त्म हो गया, रिक्शा जाने का नहीं है। तो मैं उसे ये वहाँ से पैदल ले जाता है कि बंदा आगे है कहीं, तो हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। वो पैदल जा रहे होते हैं, तो वो कांटे या नीचे जो भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे अब जंगल में कांटे भी हैं, कोई वैसे भी कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, उसकी ना गुलाम हुसैन की पैंट को कोई कांटे वगैरह चुभ जाते हैं। तो वो बैठ के उतारना शुरू कर देता है। अब जंगल में वो उतार रहा होता है, तो ये इसको मौका मिल जाता है, ये पिस्टल निकाल के उसको ना पीछे से फायर मार देता है, सर पे पीछे से। गुलाम हुसैन की वहीं पे डेथ हो जाती है। और दिशान के मुताबिक ये कहता है जी मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, ये वहाँ से भाग जाता है। ये तरीका ये इसने बताया कि मैंने इस तरह से गुलाम हुसैन को कत्ल किया है और इस तरह से ले कर गया हूँ यहाँ से। थोड़ा सा गुलाम हुसैन के बारे में आप बताइएगा कि कितने पैसे यहाँ पे कमा लेता था वो, गुजर बसर उसका थोड़ा मुश्किल होता होगा, जो ख्वाहिश रखता होगा चले बच्चों के लिए बैरून मुल्क चला जाए। जी जी, क्या उसकी थी इनकम? को माइक करीब कर लीजिए जी। जो गुलाम हुसैन है ना, बेसिक ये एक पढ़ा लिखा बंदा था। अभी रिसेंटली इसने स्टडी अपनी कंप्लीट की थी, और मतलब इसका एक ख्वाहिश थी इसके अंदर कि मैं बाहर जाऊं, उसके लिए ये बारहा ट्राई कर चुका है। और किस तरह से ट्राई कर चुका है? मतलब जब ये मैट्रिक इसने किया तो तब भी ये ट्राई कर चुका है, जब इसने फर्स्ट ईयर किया तब भी इसने ट्राई की, और अच्छा खासे पैसे इसने एजेंटों को दिए। अच्छा, पहले से पहले दिए। कितने पैसे ज़ाया कर? जो मैंने दिए थे वो कोई 13,50,000 था कुछ। इसने अपने ऐसे ही फ्रॉड धोखा हुआ। अब होता ये था कि इसने इतने पैसे ज़ाया किए थे ना अपने और हमारे घर के, मतलब घर के पैसे, कि अब ये हमें बताता ही नहीं था कि घर वाले डांटेंगे, वो कहेंगे पहले इतने नुकसान कर दिए, अब क्यों ये बात कर रहे हो, क्यों कह रहे हो। लेकिन अंदर इसके ये ख्वाहिश थी कि मैंने कौन से मुल्क जाना चाहता था ये, मतलब किसी भी कंट्री जाना चाहता था, क्योंकि अब इसके पास पैसे नहीं थे। इधर क्या उसको दुश्वारी थी? पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके मुताबिक उसकी कोई जॉब नहीं थी। क्या पढ़ा हुआ था? बीबीए किया हुआ था उसने। बीबीए किया हुआ था, साथ में कोर्सेज किए हुए थे उसने मुख्तलिफ। ठीक है, लैंग्वेज कोर्सेज। उसे लग रहा था कि उसको कोई जॉब ऐसी नहीं मिल रही जो उसके लिए मतलब रोजगार उसको बेहतर मिल सके, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाए। और इसीलिए वो कोई जॉब भी प्रॉपर नहीं करता था, वो बाइकिया चलाता था, ताकि मुझे जब भी मौका मिले तो मैं बाहर चला जाऊं। तो अक्सर इसी तरह से उसका ख्वाब यही था कि मैं बाहर चला जाऊं। कभी ट्राई भी की, जैसे वो डंकी के जरिए लोग जाते हैं? उसने कभी डंकी को ना वो तरजीह देता था, ना वो डंकी से जाना चाहता था। पढ़ा लिखा बच्चा था। हाँ, स्टूडेंट वीज़े की भी उसने अप्लाई किया था। और ये मतलब इसकी शादी भी जल्दी हो गई थी, सेकंड ईयर में इसकी शादी हो गई थी। ठीक है। इसके 4 बच्चे थे। अच्छा, 4 बच्चे हैं उसके। और कितनी उम्र के हैं? बेटा जो है उसका, बड़ी बेटी है वो कोई है 8 साल की। अच्छा। उससे छोटा बेटा है, ये बेटा कोई 5 साल का है, उससे छोटा फिर बेटा है, ये 4 साल का है, करीब 3.5-4 साल का है। और सबसे छोटी बेटी है कुछ 6-7 माह। 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ? 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। ठीक है। छोटी बेटी कोई 7 माह की है। ठीक है। जल्दी शादी होने की वजह आप बता रहे थे कि लव मैरिज थी उसकी कुछ लव मैरिज भी थी, और साथ में वैसे भी हमारे ख़ानदान में शादी थोड़ा जल्दी कर देते हैं। ठीक है। तो आप घर के कितने भाई बहन? जी, हम 3 बहन भाई हैं। अच्छा। हमारी एक सिस्टर है जो हमसे बड़ी है, 2 हम भाई हैं।
तो अब उन बच्चों की कफालत जो है वो आपके ज़िम्मे आ ज़ाहिर है वो अब मेरे ज़िम्मे है, क्योंकि मैं घर में बड़ा भी मैं हूँ और घर में मर्द भी मैं ही हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा गुलाब रसूल साहब के सारा कुछ हो गया, भाई की जान चली गई, बैरून मुल्क जाने के घर से वो पैसे दिए उसने, पुलिस ने क्या कुछ किया, पुलिस के हवाले से कुछ बताएंगे? कि अक्सर लोगों का गिला शिकवा आता है कि पुलिस ने हमारी मदद उस तरह से नहीं की, कोई एफआईआर ताख़ीर से दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला हुए? सर देखें, अगर मामला लें पुलिस के, तो पुलिस हमने फर्स्ट एफआईआर दी, उस दिन से लेकर मुलज़म पकड़ा गया, मुलज़म इकबाल जुर्म कर लिया, मुलज़म ने जो काम किया है वो हमारी पुलिस ने किया है। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये भी नहीं था इल्म कि हमारा भाई कहाँ है, हमें तो ये भी इल्म नहीं था कि हमारे भाई को किसने कत्ल किया, हमें तो ये भी इल्म नहीं था कि हमारे भाई को किस वजह से कत्ल किया। ये तो हमारे मुर्तज़ा असलम साहब इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर और उनकी टीम की दिन रात की मेहनत, दिन रात की कोशिश, और उन्होंने अनथक मेहनत की है और फिर इस मुलज़िम को अरेस्ट किया है। और हमें मतलब अगर कहीं पे आके कोई बंदा हमें इस पूरे दुख भरे मामलात में अगर कहीं से तसल्ली मिलती थी तो वो पुलिस स्टेशन था, वो पुलिस थी। मेरे लिए ये बड़ा अहम सवाल था कि हम अक्सर प्रोग्राम जब करते हैं तो मुकदमे का मुद्दई जो है वो पुलिस के रवैये से या पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन नहीं होता है, और अक्सर पुलिस के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि तफ्तीश का अमल जो है वो सुस्तरवी का शिकार रहा, मुलजिम बर वक्त गिरफ़्तार नहीं हुए, या एफआईआर दुरुस्त नहीं हुई, या बड़ी ताख़ीर से दर्ज हुई। यकीनन ये जो भाई हैं, इनका भाई जो था कत्ल किया गया, ना तो इनको पता था कि किसी के साथ उसका लेन देन है, बैरून मुल्क जाने के लिए कोई पैसे दिए हुए हैं किसी को, कोई चीज़ इनके पास ऐसी तस्दीक शुदा नहीं थी। और यकीनन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ही, ख़ासकर इकबाल डॉन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनकी टीम है, उन्होंने इस केस को सॉल्व किया, उस केस की वजह जानी कि इनके भाई को क्यों कत्ल किया गया, और यकीनन चकवाल से उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे लाना और यहाँ ला के उस लवाकिन के हवाले करना, पोस्टमार्टम कराना, फिर पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ़्तार किया और जल्द किया, कम वक्त में किया। इस केस के हवाले से, इस केस की हद तक यकीनन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो इकबाल डॉन है वो काबिल तहसीन उन्होंने काम किया। जाने वाला तो यकीनन चला गया, वो इस अमल से लौट कर तो नहीं आ सकता, कम अज़ कम जिसने ये जुर्म किया उसको तो पुलिस ने सज़ा दिलवाने के लिए गिरफ़्तार किया, और यकीनन अब अदालत के ज़रिए इस केस का फ़ैसला भी होगा। गुलाब साहब, गुलाब मुर्तज़ा साहब, आपने सॉरी गुलाब रसूल आपका नाम है, गुलाब रसूल साहब ये बताइएगा कि पुलिस जब आपके साथ गई, डेड बॉडी को देखा, कितना उम्र में कितना छोटा था भाई? ये भाई मुझसे कुछ 7 साल 8 साल छोटा है। गोद में भी उसको खिलाया होगा आपने बचपन में? वो बच्चा था, मेरे वालिदैन जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। अबू मेरा, मैं 7 साल का था, ये करीब कोई 1 साल का था, 1 साल का भी नहीं था। तो तब से मैं इसका बाप हूँ। बच्चा था। मैं समझ सकता हूँ आपके इस लोगों के भाई जाते हैं, वो बाप जाते हैं। मेरा भाई भी मरा है, मेरा बेटा भी मरा है। वो मेरा बेटा था, भाई था मेरा, मेरे घर का जवान बच्चा था। इतने ख्वाब थे उसके, ये सफाक लोगों ने कत्ल कर दिया उसको। रीज़न चंद पैसे, चंद पैसों की खातिर
बच्चे को मैंने पाला, एक एक दिन एक एक चीज़, मतलब बच्चे वालिदैन को बताते हैं, वो मुझे बताता था भाई मुझे ये चाहिए, भाई मुझे ये ले दो, भाई मैंने यहाँ जाना है। मैं काम करता था, ये घर में होता था, भाई मैंने आपके पास आना है, मैंने अकेले नहीं रहना। हम बेसिक 5 वाल के हैं, तो मैं पिंडी में काम करता था, पिंडी सदर में। कहता भाई मेरा दिल नहीं लगता, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। मैं इसको यहाँ से पिंडी ले गया, मैट्रिक में इसका एडमिशन करवाया वहाँ पे, इसकी मैट्रिक वहीं पे हुई, फर्स्ट ईयर इसने वहीं पे किया, सेकंड ईयर BBA तक ये वहीं पे पढ़ा। तो मतलब एक एक दिन मैंने इसे बच्चों की तरह पाला है। ये मेरा भाई नहीं था, ये बेटा था मेरा। तो मुझे बेटे इसके पूछते हैं आपसे कि बाप कहाँ गया उनका, औलाद बच्चे उसके पूछते हैं क्या हैं बताते बच्चे। हैं? बड़े पापा ताया जी हमारे अब्बू कहाँ हैं, हमारे अब्बू ने कब आना है? मैंने कहा तो मैं उन्हें आपके बाबू आ जाएंगे, मैं उसे ले आऊँगा, मैं अब भी जा रहा हूँ उसको लेने, मैं ले आऊँगा। अब उसकी छोटा बेटा है, बिल्कुल छोटा है, 3-3.5 साल का है। तो ताया जी मेरे अब्बू किधर हैं? आप लोग आ गए हो, मेरे अब्बू घर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? मैं कहता हूँ बेटा वो काम से गए हैं, वो आ जाएंगे। वो छोटी बेटी है उसकी 6-7 माह की, उसको तो पता ही नहीं कि उसका बाप कत्ल हो गया है, वो अब कभी नहीं आएगा। 2 बड़े बच्चे हैं, मतलब बेटा जो है बड़ा बेटा 5 साल का है, उससे बड़ी एक बेटी है वो 7 साल की है, 8 साल की। उसको तो पता है कि मेरा अब्बू अब नहीं आएगा। बाकी 3 बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमारे अब्बू ने कब आना है। वो तो इसी इंतज़ार में कि हमारे अब्बू ने घर आना है। यकीनन आपके ऊपर जो है वो पहले भाई की जिम्मेदारी थी, बचपन में उसको पाला, अब उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी आप पे जो है वो आन पड़ी। ऐसे होते हैं जी जो भाई बाप की तरह अपने छोटे भाइयों को पालते हैं, तो उनकी आंखों में इसी तरह से आंसू आते हैं। नाहक मारा गया सिर्फ पैसों की खातिर, ना कोई भाई इनका क्रिमिनल था, ना कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती करने वाला था। बाहर जाने का ख्वाब आंखों में सजाए जो है वो फिरता था, उसी की गर्ज के लिए पैसे दिए। सफाक कातिल ने ना ये सोचा कि उसका ख़ानदान है, उसके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसने उसको पैसे ना देने के लिए, पैसे वापस ना करने के लिए उसको जो है वो अपने शहर में चकवाल में बुलवा कर कत्ल कर दिया। यकीनन ऐसे मुलज़िमों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। दोनों भाइयों के प्यार के और इस वारदात की जो सारी कहानी थी, मकतूल के भाई और मुकदमे के मुद्दई जो है उन्होंने सुनाई। और यकीनन जब किसी भाई का नाहक कत्ल किया जाता है तो दुख और तकलीफ़ इसी तरह से दिखाई देती है, जिस तरह से वो भाई हमारे अपने भाई के मरने पे, कत्ल किए जाने पे अपने गम का और दुख का इजहार कर रहे थे। अब हम इस केस की लीगल पोजीशन और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करते हैं। इंचार्ज हैं थाना इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन के मुर्तज़ा असलम साहब। किस तरह से मुलजिम को ट्रेस किया, ब्लाइंड मर्डर था, मुश्किल केस था। अक्सर औकात ऐसे केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहते हैं, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो पाती और मुद्दई जो है वो बहुत सारी शिकायत ऐसे केसों में लेकर घूमते हैं। लेकिन इस केस को बहुत कम वक्त में, इंतहाई कम वक्त में ट्रेस कर लिया गया और प्रॉपर जो मुलजिम था, कत्ल करने वाला जो सफाक कातिल था, ना सिर्फ उसे जो है वो गिरफ़्तार किया, बल्कि जो वजह थी वहाँ तक भी पुलिस पहुँची। जो उसके घर वाले और ख़ासकर उसका भाई, जो एक ही भाई था, वो भी इस सारे मामले से लाइल्म था। अब मुर्तज़ा असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, कैसे पता चला कि नौजवान एक लाहौर में बाइकिया चलाता है
साहिवाल से वो यहाँ पे रहायश पजीर होता है, लापता होता है, फिर पता चलता है चकवाल में उसकी जो है डेड बॉडी को लावारिस फेंका जाता है, कोई उसको जो है वो क्लू नहीं होता, ब्लाइंड मर्डर होता है। कैसे केस को ट्रेस किया, जब आपके पास FIR आती है फिर कैसे इसको लेकर चलते हैं, और कौन से टूल आपने ऐसे इस्तेमाल किए कि आप मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर गए और वजह अनाज जो है वो भी सामने आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें 27 तारीख को 27/10 को हमारे पास 365 की FIR दर्ज हुई, जिसमें मुद्दई ग़ुलाम रसूल जो मकतूल का भाई है उसने FIR दर्ज करवाई और उसने बताया कि मेरा जो भाई है इसको कोई नामालूम अफराद अगवा करके ले गए हैं। ठीक है। तो जैसे ही वो FIR दर्ज हुई तो उसके ऊपर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया, इसके गवाहान को शामिल किया। तो उन्होंने सिर्फ़ एक हुलिया बताया कि हम उस बंदे को जानते नहीं, हमने सिर्फ जाते देखा है इस किस्म के हुलिये के एक बंदे के साथ, इसके अलावा कोई क्लू नहीं था उनके पास। और ये वाक़या है 21 तारीख का, FIR हो रही है 27 को, 21 को इनका बंदा चला गया और 22 तक उसका मोबाइल ऑन रहा है और उसके बाद उसका नंबर ऑफ़ हो गया। तो इसके अलावा इसमें कोई क्लू नहीं था हमारे पास, उसके दोनों सेल्स भी ऑफ थे। और 27 को जैसे ही FIR हुई तो हमने तफ्तीश का आगाज़ किया और फिर 28 वाले दिन जो है वो हमें एक कॉल मसूल हुई सदर चकवाल थाने से कि वहाँ से हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि एक डेड बॉडी मिली है, तो जिसकी जेब से उसका ID कार्ड की कॉपी मिली है। और फिर हमसे रब्ता हुआ तो उनको पता चला कि यहाँ 365 की जो अगवा की FIR है वो हमारे पास दर्ज है। तो उन्होंने हमें इतला की, तो हम वहाँ पे गए तो वो तकरीबन कोई 5-6 दिन पुरानी डेड बॉडी थी। उसको हमने फिर वहाँ पे डेड बॉडी को वसूल किया और फिर जो उसके जो कानूनी तकाज़े और जो लवाज़मात थे वो पूरे किए, डेड बॉडी को शिफ्ट किया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो है वो डेड बॉडी वो रसा के हवाले कर दी। उस टाइम तक तो अंदाज़ा नहीं था कि ये कातिल कौन है और कत्ल करने की वजह क्या है, और इवन के पोस्टमार्टम से पहले ये भी नहीं था पता कि इसको कत्ल किस तरीके से किया गया। वो दौरान पोस्टमार्टम फिर उसके सर से मकतूल के एक सिक्का बरामद हुआ गोली का, तो उससे फिर एक चीज़ वाज़ेह हुई कि इसको कत्ल किया गया और बज़िया फ़ायर आर्म कत्ल किया गया। तो बाद उसके पोस्टमार्टम वगैरह के फिर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। तो उसके सिलसिले में हमने फिर वो मकतूल का जो है CDR उस पर काम किया, लोकल CCTV फुटेजेस वगैरह चेक किए, उसके दोस्तों रिश्तेदारों से सबसे रब्ता किया और मशकूक अफराद जो थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। और फिर एट दी एंड जो है जाके वो एक मशकूक बंदे को हमने फिर शामिल तफ्तीश किया जिसने इस मुकदमे में इस वारदात का इंकशाफ किया। उसको फिर हस्ब ज़ाब्ता हमने गिरफ़्तार करने के बाद जो हमारी कार्रवाई पुलिस की है वो शनाख्त पेड पे भिजवाया, जिसको मदई और गवाहान ने जो है वो शनाख्त किया। फिर उसका हमने रिमांड लिया और दौरान रिमांड फिर उसने इंकशाफ किया कि इसको मैंने ही कत्ल किया है। और कत्ल करने की जो वजह सामने आई वो ये थी कि ये जो कातिल है इसने एक वीज़ा दिया था मकतूल ग़ुलाम हुसैन को, क्योंकि मकतूल ग़ुलाम हुसैन यहाँ पे बाइकिया चलाता था और वो बेहतर रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहता था और उसके लिए मकतूल ने इस कातिल को 2 लाख रुपया दिया था। और ये जो कातिल है इसका मुतालबा था कि बकिया रकम मुझे अदा की जाए, लेकिन मकतूल का उसके साथ मुतालबा ये था कि आप मुझे इस वीज़े की वेरिफिकेशन करवाएंगे तो मैं आपको मज़ीद रकम इसकी अदा कर दूंगा जो बकाया जाता है। इसके अलावा कातिल का ये भी कहना था कि मैंने इसको 5 वीज़े जो इसके मुख्तलिफ़ दोस्तों के थे वो भी इसको देने की ऑफ़र की थी और इसने उनके स्क्रीनशॉट मंगवा के अपने दोस्तों को सेंड कर दिए और उसके भी इसने मुझे पैसे देने थे। असल में ये कि वीज़ों के लेन देन के मुतालिक और पैसों का मामला था। और जब वो वीज़ों की तस्दीक करवाई गई तो वो तो सारे फ्रॉड और बोगस वीज़े थे, जिस बात पे मकतूल और कातिल की तला कलामी हुई। फिर कातिल इसको लाहौर से लेके चकवाल गया और इसको ये कहा कि मैं तुम्हें उस बंदे से मिलाता हूँ जो जिसके ये वीज़े हैं और वो जेन्युइन और ओरिजिनल आदमी है, तो मैं तुम्हें वेरिफिकेशन करवा देता हूँ, तो तुम उसे वेरीफाई कर लो, तो फिर उसके बाद मुझे पेमेंट कर देना
तो मैं ये जो वीज़ा आपके हैंड ओवर कर दूँगा। तो वो धोखे से इसको साथ ले गया। वहाँ पे रात मकतूल जो है वो इसी के घर पे रहा, और सुबह फिर ये जो है इसको लेके गया। वहाँ पे एक डैम है, उसके एरिए में लखवाल डैम, वहाँ जंगल का एरिया है, वहाँ पे ले जाके इसने इसको, वो आगे चल रहा था, वो नीचे बैठा हुआ था, तो इसने पीछे से उसके सर में फायर मारा, वहीं पे उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, और वहीं पे ही उसकी डेड बॉडी छोड़ के तो आ गया। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा मुर्तज़ा साहब कि जो मुलजिम है जिसका नाम गालिबन ज़ीशान है जी, इसने इंकशाफ किया दौरान तफ्तीश के पैसे कितने इसने उसको दिए थे, और इसकी मुलाकात कैसे हुई थी, राब्ता इसका कैसे हुआ था, या इससे पहले भी वो लोगों के साथ इसी तरह का फ्रॉड कर चुका है, नौजवानों को बाहर भिजवाने के लिए, वीज़े लगवाने के लिए रकमें लेता रहा? जी बिल्कुल, उसने इंकशाफ किया कि इसका जो है मकतूल के साथ फ़ेसबुक के ज़रिए रब्ता हुआ था। ये फ़ेसबुक पे मुख्तलिफ़ एड्स लगाता था, लोगों को घेरता था, फंसाता था, वीज़ों का झांसा देता था, और इसने बेशुमार लोगों को वीज़ों का झांसा दे के जाली बोगस वीज़े खुद ही ये स्कैन करके उनको तैयार करके उस पर कंपोजिंग करके उनकी एडिट करके तस्वीरें लोगों की और लोगों को बेच के उनसे कोई लाख 2 लाख 3 लाख मंगवाता था, और बाद में फिर उनको इसी तरह से ये वादे वईद करता था कि आपका वीज़ा आ रहा है, बस इतने पैसे और दे दें। और ये एक मुकम्मल फ्रॉड इंसान था, ना इसके पास कोई लाइसेंस था, ना इसके पास कोई ट्रैवलिंग का कोई तजर्बा था। ये बिल्कुल एक सिर्फ सादा लोगों को जो बेचारे कम पैसों के लालच में आ जाते थे, तो उनको ये इस तरह से वीज़े देता था। मकतूल से भी इसने 2 लाख रुपया लिया और इसको कहा कि तुम्हारा वीज़ा जो है वो क्यों हो गया है, और बकाया पैसे दो और तुम चले जाओ। ठीक है मुर्तज़ा साहब, इस ज़ीशान का, मुलजिम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? इससे पहले कोई इस पर FIR है या कुछ इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड में आई सामने? नहीं, इससे पहले इसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। अच्छा ये बताइएगा कि जो ज़ीशान है उसने ज़ाहिर कत्ल किया और नाहक एक शख्स को मारा, और बहुत थोड़े पैसों के लिए जो है उसने ये अफसोसनाक अमल किया। आप ये बताइएगा कि जो ग़ुलाम हुसैन है ये किस तरह का नौजवान था, पढ़ा लिखा था, कोई इसकी हिस्ट्री, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा, या किसी के साथ धोखाधड़ी? सुना है कि उससे पहले भी फ्रॉड उसके साथ, बेचारे के साथ हो चुके थे, वो बाहर जाना चाहता था रोज़गार के लिए। जी, जो मकतूल ग़ुलाम हुसैन था वो बेसिकली एक पढ़ा लिखा नौजवान था, और उसके 4 बच्चे थे, और उनकी कफ़ालत के लिए वो लाहौर में बाइकियाँ चलाता था, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको जुनून की हद तक उसको बाहर जाने का शौक़ था। इससे कबल भी उसके भाई मुदई ने बताया था कि कोई 7-8 लाख रुपया उसने एक एजेंट को दिया था, और वो भी कहीं इधर चकवाल और पिंडी वाली साइड का ही था, कि जिसने उसको लालच दिया कि मैं आपको बाहर भिजवाऊँगा, लेकिन उसने भी उसको वीज़ा नहीं दिया। और फिर इसी तरह से वो मुख्तलिफ़ लोगों के हाथों बेचारा बेवकूफ़ बनता रहा, और आखिरकार वो इस बंदे के पास फंस गया, और फिर यही बंदा उसकी मौत का सबब बना। असल में जो बाहर जाने का उसका वो जो जुनून था और बेहतर रोज़गार बच्चों के लिए, ये उस बेचारे की जान ले गया। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं था, शरीफ आदमी था? जी बिल्कुल, वो शरीफ आदमी था, यहाँ पे बाइकिया चलाता था, और वो रजिस्टर्ड था उस बाइकिया साइट पे, और उस पे अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो फौरी तौर पे सामने आ जाता है, और हमें भी दौरान इन्वेस्टिगेशन उसका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, ये जो 365 की FIR है, यकीनन अब ये 302 में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कोई और दफ़ात भी शामिल होंगी? नहीं, इसमें जो 365 थी वो तो फिर जब हमें डेड बॉडी मिल गई तो तब 302 तभी आज़ाद हो गई थी। तो इसमें हमने फिर जो आला कत्ल है मुलज़म से, पिस्टल जो हमने वो बरामद कर लिया हुआ है मुलज़म से, और उसमें हमने 13-20-65 का उसके ख़िलाफ़ एक अलहदा से पर्चा दर्ज किया है। मज़ीद इसके अलावा इसमें कोई ऐसी जो है दफ़ा ऐड नहीं होगी। ठीक है मुर्तज़ा साहब, यकीनन आपकी इन्वेस्टिगेशन भी ये कहती है, और जो उसका मुकदमे का मुद्दई है वो भी कहता है कि हमारा भाई जो है वो सिर्फ बाहर जाने का ख्वाब देखता था। तो कितने शवाहिद आपने इसके लिए इकट्ठे कर लिए हैं कि इसको सज़ा मिल सके, और क्या तवक्को रखते हैं कि जो आपके पास एविडेंस है उसके ज़रिए इसको अदालत से कितनी सज़ा मिल सकेगी ऐसे सफ़ाक आदमी? ये देखें, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितने भी इसके ज़रूरी लवाज़मात थे, जितने भी साइंटिफिकली और दीगर जो मटेरियल शहादतें थी, वो सारी हमने इस केस में इकट्ठी की हैं, और उनको इकट्ठा करने के बाद हमने जो है वो सफ़ा मिसल पे लेके आए हैं,
उनको हम अपने चालान का हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ चालान इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको मैक्सिमम मेरा ख्याल है जो कड़ी से कड़ी सज़ा है वो अदालत से ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह इसको। ठीक है, कानून के मुताबिक यकीनन जिस तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन है, उन्होंने कहा कि तमाम शवाहिद तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, आला कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया गया है और इस मुलजिम को सज़ा भी मिलेगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की पुलिस की जानिब से कोशिश की जाएगी। लेकिन मरने वाला जो है वो सिर्फ इतना ही कसूरवार था कि वो बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता था और उसकी कत्ल की वजह भी वही बैरून मुल्क जाने के ख्वाब जो हैं वो बने। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश की कि ख्वाब ज़रूर देखें और ऐसे ख्वाब देखें जिससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल तो बेहतर हो, लेकिन ऐसे ख्वाब मत देखें कि आपकी उस ख्वाब की वजह से जान चली जाए। आज के प्रोग्राम में एक सबक मिलता है कि बेहतर मुस्तकबिल की तलाश के लिए लोग ना सिर्फ अपनी रकम को ज़ाया करते हैं, अपने पैसे को ज़ाया करते हैं, बल्कि वो बाज़ दफ़ा ऐसे कारोबार में या ऐसे ख्वाब देखने की वजह से अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।